चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तारीख हो जाता है, कितना तारीख है आज? 27 मई 2025 है ना। तो 27 मई 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उस सभी पर बातचीत करेंगे। 2-3 दिन आप लोगों को करंट अफेयर्स नहीं मिल पा रहा था, तो आज से जो है आप लोगों को कंटिन्यू करंट अफेयर्स मिल पाएगा, है ना। किसी कारण से जो है करंट अफेयर्स में बाधित हो रहा था, तो आज से आप लोगों को मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार भारतीय याक याक आप लोग देखे हैं, याक के गुणसूत्र स्तरीय जीनोम सफलतापूर्वक, जीनोम को जो है सफलतापूर्वक संकलित किया गया। तो किस देश में? भारत में ही, अपने देश भारत में जो है याक के जो गुणसूत्र है इसको जो है जीनोम का सफलतापूर्वक क्या किया गया है, अध्ययन कर सकते हैं कि सफलतापूर्वक इसका संकलित किया गया, उसके बारे में पता किया गया, शोध किया गया है। तो भारतीय याक जिसको कि कह सकते हैं कि इसको, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस ग्रुनेंस है, ठीक ना। ग्रुनेनिंस कह सकते हैं, कि ग्रुनेनिंस कह सकते हैं। क्या आप लोग पढ़ते होंगे कि जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है ना। उसके बाद लूसेंट में सबसे पहला दिन आपको पढ़ाए हैं कि जैसे कि गाय का पढ़े तो बॉस क्या है? बॉस इंडिकस है ना। तो ये बॉस क्या है? बॉस देखिए, बॉस क्या है? ये क्या है? वंश है। ये क्या है? वंश है। तो गाय वंश का ही है। याक जो है किस वंश का है? गाय वंश का ही है ना। गाय में भी लगा हुआ है आपको बॉस लगा हुआ है। बॉस क्या पढ़ते हैं? इंडिकस पढ़ता है। जबकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? बॉस ग्रुनेंस पढ़ता है। तो ये जो है याक है, याक मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि उसी वंश का है। और ये क्या है? जाति है। ये क्या है? जाति है ना। कैरोलस लिनियस के नाम के जो है वैज्ञानिक जो है, ये आपको जाति और कह सकते हैं वंश के आधार पर जो है सभी जीवों को बांटा है ना, वंश और जाति के आधार पर। तो ये आपको गाय वंश का ही है। आपको चित्र बाद में दिखा देंगे, आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं। गुणसूत्र स्तर के जीनोम को पहली बार क्या कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया गया है, उसके बारे में कह सकते हैं कि अध्ययन कर किया गया कि किस में कहां पर जीनोम, किसका जीनोम कौन आंखों को कर रहा है, कौन उसके किस अंग को कौन सा जीन जो है मान के चलिए बताता है। तो उसके बारे में कह सकते हैं कि अध्ययन किया गया है। और ये अनुसंधान संस्थाओं के द्वारा, वैज्ञानिक संस्थाओं कह सकते हैं कि 4 वैज्ञानिक संस्थाओं के द्वारा जो है इसके बारे में अध्ययन किया गया है। और ये पशु जो है आपको दिखाई पड़ेगा, ये पशु आनुवंशिक और हिमालय जैव विविधता अनुसंधान के क्षेत्र में क्या है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कर सकते हैं ना। तो जीनोम के बारे में जो है भारत में जो है यहाँ पर आजकल जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसमें कहा गया है कि जितने भी वैज्ञानिक है सभी को क्या करना है, शोध करना है। कुछ दिनों के बाद जो है मानव के जीन के पर भी यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो अभी सबसे पहले मान के चलिए कि किस पर अध्ययन किया जाएगा, पहले जानवरों पर किया जाएगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे मानव पर भी आएगा। इसका नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? भारतीय कह सकते हैं, याक कह सकते हैं। और आपको वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, बॉस क्या चीज? ग्रुनेंस, ठीक ना। उसके बाद उपाधि इसको क्या है? हिमालय जहाज भी कहा जाता है, हिमालय का जहाज भी कहा जाता है। इसका मतलब है ये कहां पर पाया जाता होगा? हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता होगा। और उच्च पर्वतीय चरवाहा समुदायों की आजीविका का ये क्या है? प्रमुख आधार है। और मुख्यतः देखते हैं तो कहां पर याक पाए जाते हैं? तो लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य हिमालयी राज्यों में ये पाए जाते हैं ना। इससे देखते हैं तो मान के चलिए इसको क्यों पालते हैं, या इसको क्यों एक तरह से अपने क्षेत्र में इसको कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे हम लोग यदि मांस का हो सकता है कि मांस उपलब्ध कर सकता है ना। मार के मांस खाया जाएगा, है ना। गाय भैंस बकरी का मांस खाता है तो इसका भी मांस खाया जाएगा। दूध उत्पादन कर सकता है, गाय वंश का है तो दूध भी उत्पादन देगी, है ना। इसमें जो है ये रेसे होते हैं, इसके ऊपर देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? इस जानवर पर रेसे दिखाई पड़ रहा है ना। जिस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर इसके शरीर पर क्या पाई जाती है? रेसे सर्वाधिक पाई जाती है। तो रेसे से क्या बनाया जा सकता है? जो मान के चलिए गर्म वस्त्र बनाया जा सकता है, तो रेसे का भी उत्पादन किया जा सकता है। इसके मान के चलिए कि एक तरह से कह सकते हैं कि ईंधन के रूप में, इसका गोबर के रूप में ईंधन का प्रयोग किया जाता है। गाँव घर में देखते होंगे कि गाय का और क्या कहते हैं भैंस का जो गोबर होता है उससे ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मालवाहक परिवहन के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं, कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर जो है किसी वस्तु को ढोने के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और ठंड प्रतिरोध क्षमता के कारण ये अत्यधिक क्या है? जलवायु अनुकूलन के अध्ययन के लिए ये क्या कर सकते हैं कि जैविक मॉडल माने जाते हैं। ये जो है हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर आपको क्या बोले? उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। क्या है? ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में। तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में क्या होगा? ठंडा प्रदेश होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकांश ठंड होगा। क्योंकि जैसे आपको बताया है या सर आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए होंगे कि समुद्र लेवल से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर में क्या हो जाती है? कमी होते जाती है। टेम्परेचर में क्या होते चल जाती है? क्षोभ मंडल में कमी होते जाती है ना। तो यहाँ पर कमी होती जाएगी, तो कमी होते जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये अनुकूलन है, क्या चीज के लिए? अनुकूलित है। अत्यधिक क्या चीज कह सकते हैं कि ठंड प्रतिरोध क्षमता के कारण ये अत्यधिक जलवायु अनुकूलन हो जाते हैं।
अत्यधिक ठंड में भी ये आराम से रह सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि इसका चित्र आपको वैसे एक बार दिखा चुके, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो है आपको, इसी को क्या बोला जाता है, याक बोला जाता है। और ये आपको कुछ क्या कहते हैं, भैंस के तरह दिख रहा है, भैंस की तरह ही दिख रहा होगा, लेकिन ये कहाँ पर पाई जाती है, ये मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पहाड़ी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और सर्वाधिक ठंड में भी ये आराम से जीवन इस व्यतीत कर सकता है। इसीलिए ये क्या कहते हैं, इसका जीन को क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। याद रहेगा। तो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है जीएस संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो भी आपको बताते चल रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपको जो आने वाला एग्जाम होगा उसमें ये करंट अफेयर्स से साथ साथ कुछ भी यदि जीएस बनेगा प्रश्न उससे, तो वो भी आपको बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फीच रेटिंग्स, फीच रेटिंग्स के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2026, ये 26 कहने का मतलब क्या है, 2026 तक भारत के लिए संशोधित मध्यम अवधि जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो है क्या रखा गया है, तो 6.4%। आप लोगों को बार बार बताते चल रहे हैं कि क्या कहते हैं, क्रिसिल रिपोर्ट बताए हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट आपको बता चुके हैं। क्रिसिल रिपोर्ट आपको बीपीएससी में भी पूछा गया है, और ये कौन सा रिपोर्ट है, फीच का रेटिंग्स है। और फीच रेटिंग्स कितना बताया है, 6.4%। इस तरह से जो है सभी कोई बताता है, विश्व बैंक बताता है, आईएमएफ बताता है ना। तो सभी कोई अपना अपना रेटिंग जारी करती है, उसके अनुसार जो भारत का जीडीपी रखा गया, कितना रखा गया, 6.4%। तो फीच रेटिंग्स ने जो है वित्त वर्ष 2026 तक भारत की जो मध्यम अवधि के सकल घरेलू उत्पाद, इसी को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। कि वृद्धि का अनुमान कितना रखा गया है, 6.2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 6.4% कर दिया गया है। आइए, फीच का नाम आता है तो फीच रेटिंग्स कहाँ की एजेंसी है, तो फीच रेटिंग्स आपको याद रखना है कि फीच रेटिंग्स जो है ये एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है। कहाँ की है, तो अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है। और आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसका मुख्यालय ज्यादा से ज्यादा यदि आपको याद रखना है तो क्या रखना है, मुख्यालय याद रखना है। मुख्यालय इसका कहाँ है, फीच रेटिंग्स का, न्यूयॉर्क और लंदन दोनों जगह पर है ना। तो फीच रेटिंग्स आपको कभी कभी पूछा जाता है कि फीच रेटिंग्स, तो सीधा याद रखना है कि फीच रेटिंग्स के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रखा गया है, 6.4%। हाँ, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का 2 वर्ष का कार्यकाल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। सीधी सी बात है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका बनाया गया, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट का। डिटर्जेंट, सोप्स और डिटर्जेंट का नाम आता है तो सीधा सा नाम आता है, ये क्या है, साबुन की कंपनी है। और किस राज्य का है, कर्नाटक नाम लगा हुआ है तो इसका मतलब है किस राज्य का है, ये कर्नाटक राज्य का है ना। और इसको जो है किसको बनाया गया है, तो तमन्ना भाटिया को, किसको बनाया गया है, तमन्ना भाटिया को। तमन्ना भाटिया आप लोग देखे होंगे है ना, भारतीय अभिनेत्री है। तो भारतीय अभिनेत्री जो है तमन्ना भाटिया जो है, इनको 2 साल के कार्यकाल के लिए क्या बनाया गया है, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर भी आप लोगों को प्रश्न पूछता है, किसका ब्रांड एम्बेसडर, किसका कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है ना। तो ब्रांड एम्बेसडर भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्रांड एम्बेसडर क्या कहते हैं, तमन्ना भाटिया, किसका बनाया गया है, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट का है ना। जैसे ही नाम आता है तो कर्नाटक सोप्स मतलब साबुन हो जाएगा, डिटर्जेंट मतलब क्या हो गया, सर्फ सब होता है ना, सर्फ जो इसके अंतर्गत जो कपड़ा धोने वाले साबुन सब आते हैं, ये सब आते हैं ना। तो तमन्ना को जो है ब्रांड के लिए, किसके ब्रांड के लिए, आपको यही सोप्स एंड डिटर्जेंट ब्रांड के लिए जो है एक आदर्श चेहरा माना गया है। और उनकी नियुक्ति कह सकते हैं कि बाजार का विस्तार करने के लिए, दृश्यता बढ़ाने के लिए। ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाता है, मान के चलिए कि मेन हीरोइन को बनाते हैं जिसको कि सभी कोई जानता है, प्रसिद्धि रहती है। तो जब प्रसिद्धि रहती है उसको, उससे प्रचार जब करवाया जाएगा तो मार्केट में क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा आपको बेचने को, तो मान के चलिए कंपनी क्या होगी, इसका मान के मार्केट में दिखाई पड़ेगा। जैसे ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तमन्ना भाटिया की तस्वीर है ना। और इसके साथ साथ आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, मैसूर सैंडल सोप दिखाई पड़ रहा है। ये साबुन आप लोग यूज किए होंगे, यूज किए हैं, नहीं यूज किए हैं तो मार्केट में जो है आपको ये साबुन मिल जाएगा। कौन सा, हाँ मैसूर सैंडल, अच्छी साबुन है ना। तो मैसूर सैंडल आप जाके एक बार ले सकते हैं, खरीद के देख सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं। अब देखिए, जब ये प्रचार, एक तरह से प्रचार हो रहा है ना, तो प्रचार हो रहा है तो ये किसका प्रचार हो रहा है, मैसूर सैंडल का। तो मैसूर सैंडल, जब भी तमन्ना भाटिया का तस्वीर कहीं पर रहेगा तो किसके साथ रहेगा, मैसूर सैंडल्स के साथ रहेगा। ये बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाया जाएगा मेन मार्केट में। तो मेन मार्केट में जब बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाया जाएगा तो हो सकता है कि पैसे, ये बहुत पुरानी कंपनी है मैसूर सैंडल या कर्नाटक, ये मैसूर नाम है तो कहाँ से, कर्नाटक से। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट का ही ये प्रोडक्ट है मैसूर। बहुत सारे मान के चलिए, ऐसा नहीं कि एक ही साबुन निकालता है, बहुत सारा। इसका सबसे फेमस ये साबुन है कि जैसे कि आप लोग लक्स देखते हैं है ना, पियर्स देखते हैं, उसी प्रकार से आपको आता है मैसूर सैंडल से आता है। तो ये सर्वाधिक मार्केट में बिकने वाली साबुन है।
तो इस तरह से दिखाई आप लोगों को पड़ा होगा, और जब भी आप दिखाई पड़ेगा तो इसका तमन्ना भाटिया के साथ 2 साल तक दिखाई पड़ेगा, और तमन्ना भाटिया के साथ रहेगा तो मार्केट में क्या रहेगा, क्योंकि अभी जो है ये चर्चित अभिनेत्री है, और चर्चित अभिनेत्री है तो व्यक्ति सब जो नवयुवक है वो क्या करेगा, साबुन को खरीदने की कोशिश करेगा, है ना, प्रचार के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में एमपी ईडा, ठीक है, कह सकते हैं एमपीईडीए, ठीक है, का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया, क्या है एमपीईडीए, बात करते हैं किसको निदेशक नियुक्त किया गया है, नया निदेशक कह सकते हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं, किसको, राम मोहन को नियुक्त किया गया है ना। तो राम मोहन को नियुक्त किया गया है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म देखिए, एम से क्या हो जाएगा, मरीन हो जाएगा, ठीक है, पी से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद डी से क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना, और क्या कहते हैं उसके बाद ए है, ए से क्या हो जाएगा, अथॉरिटी, प्राधिकरण, है ना, इसी को प्राधिकरण कहते हैं, अथॉरिटी कह सकते हैं। तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना कब होती है, 1972 ईस्वी में होती है, और इसका ये जो मंत्रालय कह सकते हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, कोई दिक्कत। और यदि इसकी मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ है, कोची, केरल में है। तो आपको याद रखना है कि एमपीईडीए का क्या कहते हैं निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, राम मोहन को नियुक्त किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये कभी कभी प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश की फिल्म निर्माता कंपनी, किस देश की फिल्म निर्माता कंपनी है जो जफर पनाही, किसको, जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में जो है शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कौन सा देश के ये हैं रहने वाले, तो ये रहने वाले हैं ईरान के रहने वाले, है ना। तो 78वां कांस कह सकते हैं, 78वां कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि दक्षिणी फ्रांस के प्रसिद्ध शहर कहाँ पर, इसमें ये समारोह के साथ संपन्न हुआ है, भव्य समारोह के साथ। तो ये आपको कहाँ पर हुआ है, नाम है कांस, और कांस जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है होता है फ्रांस में ही होता है ना। तो फ्रांस में इसका आयोजन होता है, और इस बार 78वां आयोजन हुआ था, और 78वें आयोजन में कह सकते हैं कि किस देश के फिल्म निर्माता को क्या कहते हैं 78वां शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको, तो ईरान के जो निर्देशक हैं कौन है, जफर पनाही हैं। और ये जो है एक फिल्म बनाए हैं, कौन सा फिल्म बनाया है, एक थ्रिलर फिल्म है, इट वाज जस्ट एन क्या चीज, एक्सीडेंट। एक बार फिर से नाम लेते हैं, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये एक फिल्म है ना। और ये जो है थ्रिलर फिल्म है, और थ्रिलर फिल्म जो बनाया है इसी को मिला है कौन सा पुरस्कार मिला है, पामे डिओर, ये क्या कहते हैं कांस का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। तो आपको याद रखना है पामे डिओर क्या कहते हैं पुरस्कार किसको मिला है, ईरान के जो ये जफर पनाही है इन्हीं को दिया गया है। और पनाही को आपको बता देते हैं कि ये जो है पनाही 15 साल तक जेल में कैद रहे हैं, ठीक है, कितने वर्ष तक, 15 साल तक ईरान के जेल में ये क्या रहे हैं, बंद रहे हैं। अभी वर्तमान में ईरान में नहीं रहते हैं, ईरान में रहेंगे तो फिर से इसको गिरफ्तार करके पकड़ के जेल में ठूस दिया जाएगा। तो ये क्या कहते हैं अभी ईरान से क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं, और इन्हीं को याद रखना है। और ये क्यों इस पे मान के चलिए कि ईरान सरकार एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिबंधित करते हैं। ये ईरान में आप लोग देखते हैं तो सर्वाधिक क्या है, वहां पर कौन सी समुदाय के लोग रहते हैं, इस्लाम समुदाय के फॉलो करने वाले लोग हैं। और इस्लाम समुदाय के फॉलो करने वाले लोग जो है वहाँ की जो महिलाएं हैं क्या पहनती है, बुर्का पहनती है, जिसपे जो है ये कहते हैं कि ये सब जो है एक तरह से जो चोचला आ रहा है पुराने इस पद्धति का, ये सब वो क्या करना है, त्यागना है ना। महिलाओं को जो कह सकते हैं कि जो एक तरह से छूट देना चाहिए, उसको जो मौलिक अधिकार है मिला हुआ वो सब वो नहीं अपना पाती है। बहुत जगह प्रतिबंधित है महिलाओं को मार्केट जाना, किसी भी जगह जैसे क्या कहते हैं मान के चलिए कि भीड़ भाड़ में कह सकते हैं कि बोलचाल सभी जगह मान के चलिए भाग नहीं लग सकती है। तो ये सब जो प्रतिबंधित किया गया है महिलाओं को ईरान के द्वारा, ये सबको क्या करना है, हटाने की बात करते हैं, इसी पर आवाज उठाते हैं, है ना, जफर पनाही के द्वारा। इसीलिए क्या कहते हैं इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया था 15 साल तक। जब फिर से रिहा होते हैं तो ये दूसरा देश जाते हैं, और दूसरे देश से ये कह सकते हैं कि फिल्म रिलीज करते हैं, फिल्म निर्देशक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज, जानते होंगे एंजेलो मैथ्यूज को, है ना, हाल ही में जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। घोषणा अभी नहीं लिए हैं, मान के चलिए ये अभी घोषणा किए हुए हैं, है ना, ये संन्यास अभी लिए नहीं है। तो ये आपको बताते हैं जब संन्यास लेंगे तो फिर से एक बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अभी घोषणा किया तो एक बार फिर से आपको देखने एक बार नाम चर्चित है, तो नाम चर्चित है तो पेपर में, तो एक बार बता देते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, श्रीलंका के रहने वाले हैं। लड़का लोग तो सभी जानते हैं, जो मान के चलिए कि लड़की सब कुछ लड़की देखती है वीडियो, उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि कौन सा खिलाड़ी किस देश के रहने वाले हैं, है ना। श्रीलंका के पूर्व कप्तान ये रह चुके हैं एंजेलो मैथ्यूज, और सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं एक भावुक पोस्ट जारी करते हैं, जिसके अनुसार से ये टेस्ट क्रिकेट से ये क्या करते हैं, संन्यास की घोषणा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन से देश के रहने वाले हैं, एंजेलो मैथ्यूज आपको कहाँ के, श्रीलंका के रहने वाले हैं। आने वाले दिनों में जो है 17 से 21 जून तक जो है एक टेस्ट मैच खेला जाएगा, किसके खिलाफ खेला जाएगा, तो ये जो है आपको
बांग्लादेश, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ किया जाएगा। तो श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ जो है 17 से 21 जून को क्या कहते हैं मैच खेला जाएगा। और गॉल, ये स्टेडियम का नाम है जो श्रीलंका में है, सेहली स्टेडियम गॉल में है। तो यहाँ पर ही क्या कहेंगे, वो एक तरह से संन्यास लेंगे। तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं, तो इस स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही क्या है, एंजेलो मैथ्यूज। थोड़ा सा धुंधला तस्वीर आ गया है ना, तो तस्वीर इनका क्या कहते हैं उतना साफ सुथरा तस्वीर मिला नहीं, ठीक है। तो जो तस्वीर मिला है वैसे आप लोग इनको एक क्या कहते हैं देखे होंगे, बांग्लादेश के खिलाफ ये खासे विवादित रहे थे। टाइम आउट के वजह से क्या कहते हैं, विश्व के पहले खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्या कहते हैं टाइम आउट के वजह से ये आउट हो चुके थे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कोई खिलाड़ी आउट होता है तो मैदान में कितने मिनट के अंदर पहुंचना होता है, 2 मिनट के अंदर पहुंचना होता है। लेकिन इनको थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, फिर से मैच होने वाला है बांग्लादेश के खिलाफ ही, तो बांग्लादेश के खिलाफ क्या कहते हैं हो जाता है, क्या करते हैं उसके कप्तान क्या करते हैं टाइम आउट ले लेते हैं। तो टाइम आउट की वजह से जो है इनको आउट होना पड़ता है। तो ये विवाद में रहा था बांग्लादेश के खिलाफ में, खास से आप लोग जब हुआ था मैच तो उस वक्त आप ध्यान रखे होंगे, ठीक है, ध्यान दिए होंगे, बहुत बाद में चर्चित में रहते। वैसे भी आपको याद रहना चाहिए कि टाइम आउट से आउट होने वाले खिलाड़ी कौन है, एंजेलो मैथ्यूज ही है ना। टाइम आउट समझ रहे हैं ना, नाम ही लगा हुआ है टाइम आउट, मतलब कि 2 मिनट के अंदर पहुंचना होता है कहां पर, मैदान के अंदर। लेकिन इसका हेलमेट क्या हो जाता है, उसका जो है टूट जाता है, हेलमेट का जो कह सकते हैं कि जो उसमें बांधने वाला होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से इसको फिर से वापस होना पड़ता है और समय पर पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है एक तरह से अंपायर से बोलते हैं कि 2 मिनट हो चुका है, इस खिलाड़ी को अब आउट कर दिया जाए, करार दिया जाए। और ये विवाद खास रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत और किस देश को कह सकते हैं, भारत जो है किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो किसको, जापान को, है ना। ये भारत के द्वारा ही ऐसा घोषणा किया गया है कि भारत के द्वारा घोषणा किया गया है, आधिकारिक तौर पर यह घोषणा किया गया, भारत आधिकारिक तौर पर जो है जापान को पीछे छोड़कर जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है ना। तो चौथी, कुछ दिन पहले आपको बताए थे 5वीं अर्थव्यवस्था, अब बता रहे हैं कब कौन सी अर्थव्यवस्था। देखिए जब भी करंट अफेयर्स आप जब पुराना पढ़िएगा तो हो सकता है कि आपका गलत प्रश्न बनने को हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स इसलिए बोलते हैं क्या होता है, बार बार आपको क्या होता है देखना पड़ता है कि कौन सा क्या क्या घटना घट रही है। तो कुछ दिन पहले आपको मेरे द्वारा ही बताया गया था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, लेकिन अभी बता रहे हैं कौन सी अर्थव्यवस्था, भारत की जो है आधिकारिक तौर पर जो है जापान को ये पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है, बी.आर. सुब्रमण्यम है। और आपको ये याद रखना है कि नीति आयोग के जो है क्या कहते हैं सीईओ कौन है, तो बी.आर. सुब्रमण्यम है। और इनके द्वारा ही ये जानकारी दी गई है, कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई है। और भारत ने जो है यह उपलब्धि में इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण यह हासिल की है। आते हैं आईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईएमएफ के अनुसार से भी जो है भारत की जो कह सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी है, उसमें जो भारत जो है कितना ट्रिलियन कह सकते हैं, तो 4.187 ट्रिलियन डॉलर जो है पहुंच चुका है आईएमएफ के अनुसार से, है ना। और यहाँ पर देखते हैं तो जापान कितना पहुंचा हुआ है, तो जापान देखते हैं तो 4.186। तो भारत क्या है थोड़ा सा पॉइंट में क्या होता है, जापान को पीछे छोड़ चुका है ना। तो जापान को पीछे हम लोग 187 हैं, जबकि जापान कितना है 4.186 है। तो इसको पीछे पछाड़ कर हम लोग आगे निकल चुके हैं, तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। याद रहेगा, यदि चौथी अर्थव्यवस्था हम लोग हैं तो इससे पहले कौन कौन अर्थव्यवस्था होगा, सबसे पहले नंबर 1 पर कौन सी अर्थव्यवस्था है, यूएसए है ना। दूसरा पर कौन सा है, चाइना है। तीसरा पर कौन सा देश है, जर्मनी है। चौथे पर कौन सा देश आ चुके हैं, हम लोग अपना देश भारत इंडिया आ चुका है। और कह सकते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है कौन सा देश, जापान बन चुका है। छठा कह सकते हैं, छठा कौन सा है, यूके है। छठा, 7वां कौन सा है, फ्रांस है ना। 8वां कौन सा है, इटली है। इस तरह से नीचे की जरूरत हम लोगों को नहीं है ना। अपना देश जहां पर है, अपने देश से ऊपर कौन सा देश है, यहां तक ही आपको याद रखना है। तो अपने देश से ऊपर कौन कौन सा है, आपको यूएसए। यूएसए को देखते हैं तो यूएसए कितना ट्रिलियन है बताइए, 30 है ना। भारत दूर दूर तक वहां तक नहीं पहुंचा, कितने दिन तक वहां पहुंच पाएगा पता नहीं, है ना। हम लोग कितने पर है, 4.187 पर है ना, यही है ना। 4 कहां पर, 187 पर है, 4.187 पर है ना। जर्मनी को कुछ दिनों में हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं। जर्मनी का कितना है, 4.744 है ना। तो जर्मनी को हम लोग हो सकता है कि पीछे छोड़ दें, है ना। तो जर्मनी को, लेकिन हम लोग चाइना को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। चाइना हम लोगों से बहुत आगे है, 19 दशमलव पर है ना। तो कितना भी मान के चले कि आप प्रतिद्वंदी कर सकते हैं, तो चाइना हम लोगों से बहुत आगे है ना। मार्केट में भी देखते हैं तो मार्केट में आपको कोई भी सामान, सस्ती सामान किसका दिखाई पड़ता है, चाइना का ही दिखाई पड़ता है। चाइना प्रोडक्ट दिखाई पड़ता है ना। यदि महंगी कंपनी कह सकते हैं तो महंगा कंपनी किसका दिखाई पड़ता है, अमेरिका का, है ना। सेंसोडाइन टूथपेस्ट आप लोग यूज करते हैं, ये सब जो है कहाँ की कंपनी है, ये सब अमेरिकी कंपनी। हम लोगों का टूथपेस्ट देता है 15 रुपया 10 रुपया में, है ना। उसका देता है 120 रुपया में, 150 रुपया में, 200 रुपया में। तो
तो अमेरिकी कंपनी होगा, वो स्वाभाविक बात है कि महंगी कंपनी होगी, उस पर ज़्यादा मान के चले कि हम लोग क्या लगाते हैं, टैक्स लगा देते हैं। टैक्स तो लगाते हैं कहाँ, चाइना वाला पे भी, लेकिन चाइना वाला क्या है, ये इतनी सस्ता है सामान रिलीज करता है कि मार्केट में इसका क्या होता है, सभी को ये पछाड़ देता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, यूएसए नंबर 1 पर है, दूसरा पर चाइना है, तीसरा पर जर्मनी है और चौथे पर कौन है, हम लोग आ चुके हैं ना, किसको पछाड़ कर, जापान को पछाड़ करके। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दक्षिण पश्चिमी, चलिए इसको कलर करना छोड़ दिए, चलिए कोई बात नहीं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो 2025 दिखाई पड़ता है आपको केरल में कब पहुंची है, तो ये कब पहुंची है, 24 मई को। कब पहुंची है, कब पहुंची है, 24 मई को पहुंची है। ये पहुंचता कब है, देखिए इसके बाद भारतीय मौसम विभाग के जो है आपको शनिवार छोड़ दीजिए, शनिवार 24 मई को छोड़ दीजिए। तो ये जो आपको दिखाई पड़ता है केरल के जो है शुरुआत होती है ना, देखिए पहुंचने का रहता है इसकी 1 जून को। हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं कि आपको क्या कहते हैं, दिखाई पड़ता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो दिखाई पड़ता है कब दिखाई पड़ता है, 1 जून को केरल के तट पर पहुंचती है। लेकिन इस बार जो है आपको 24 मई को ही पहुंच चुका है। तो इसका मतलब है कि मानसून इस बार क्या पहुंच चुका है, पहले पहुंच चुका है, समय से पहले आ गया है। तो 24 मई कह सकते हैं कि लगभग 7 से 8 दिन क्या हो चुके हैं, पहले आ चुका है ना। जबकि ये आता था कितने तारीख को, 1 जून को। तो इसका मतलब है कि इस बार जो बारिश होने की संभावना है क्या होगी, काफी तो होगी लेकिन पहले होगी। जैसे कि पटना में जो हम लोग पटना से भी वीडियो बना रहे हैं, तो पटना की यदि बात करते हैं तो पटना में कितने तारीख को बारिश होती है, मानसून कितने तारीख को पहुंचती है, लगभग 15 तारीख को, है ना, 15 तारीख को पटना पहुंच जाती है। और पूर्वी बिहार की बात करते हैं तो मान के चलिए एकदम जो पूरब में है लगभग वही 11-12 तारीख को पहुंचती है, जो कह सकते हैं कि पूर्णिया का क्षेत्र है, सहरसा का क्षेत्र है ना, कटिहार का क्षेत्र जो दिखाई पड़ता है। सबसे पहले आपको किशनगंज, किशनगंज से कटिहार ये सब जो सटा हुआ पूर्णिया दिखाई पड़ेगा, आपको 10 से 11 में वहां पर बारिश होते हुए दिखाई पड़ेगा। पटना पहुंचते पहुंचते 2 से 3 दिन लग जाता है, यहाँ पर आपको 15 तारीख को दिखाई पड़ेगा। तो ये सब जो आपको दिखाई पड़ता है, तो इस बार क्या हो, 4 से 5 दिन क्या होगी, पहले बारिश होगी, है ना, 4 से 5 दिन पहले आपको बारिश, मानसूनी बारिश। एक होती है प्री मानसून, एक होती है मानसूनी बारिश। तो मानसूनी बारिश आपको पहले हुए। इससे पहले देखते हैं तो मान के चलिए 2009 का डाटा है कि 2009 में 23 मई को ही क्या हो चुकी थी, मानसून पहुंच चुका था, है ना, तो 23 मई को। तो इससे समझ सकते हैं 2009 के बाद इस बार बहुत दिनों के बाद जो है यह जो है 24 मई को पहुंचा है। तो कह सकते हैं कि 8 दिन ये क्या हो चुका है, पहले पहुंच चुका है ना। और इस वर्ष जो है, या इस वर्ष क्या कर सकते हैं कि सभी वर्ष हम लोगों के देश में जो भारत में जो बारिश होती है, अधिकांश बारिश किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है ना। यही मानसून की क्या कहते हैं हम लोगों के बारिश के लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, और इससे लगभग 70% बारिश हम लोगों के भारत में होती है। हम लोग देख लेते हैं, एक बार मैप पर देख लेते हैं कि बारिश जो होती है, आप लोग को वैसे ज्योग्राफी में ये सर पढ़ाएंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे। यदि पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़े होंगे तो एक बार मान के चलिए हम मेरे साथ आप देख लीजिए। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, 2 कलर इसमें दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो कलर आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, 2 कलर दिखाई पड़ रहा है, तो दोनों कलर का क्या क्या अलग है। एक रेड दिखाई पड़ रहा है, एक ब्लू दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप दिखाई पड़ रहा है 1 जून को क्या दिखाई पड़ रहा है, रेड दिखाई पड़ रहा है ना। उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है एक और दूसरा कलर दिखाई पड़ रहा है, ये आपको ब्लू दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले 1 जून को जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, पहले वाले को दर्शा रहा है कि कब आती थी मानसून। और ये जो आपको ब्लू दर्शा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, करंट वाले को दर्शा रहा है, अभी वर्तमान को दर्शा रहा है। तो ये आपको समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको हम लोग आ जाते हैं कि केरल पर कितने तारीख को पहुंचते थे, केरल के तट पर 1 जून को पहुंचती थी, लेकिन इस बार क्या होती है, पहले ही पहुंच गई है, लगभग 24 मई को पहुंच चुकी है। तो ये आपको जो दिखाई पड़ता है 19-23 मान से लेकर इधर से चलती है और लगभग यहाँ पर पहुंच जाती है, लगभग 24 तारीख को पहुंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मान के चलेगी ये धीरे धीरे कहाँ चल जाएगी, बंगाल की 2 शाखा में चलेगी, एक तो अरब सागर की तरफ चलेगी, एक दूसरी तरफ कहाँ चलेगी, बंगाल की खाड़ी तरफ। हम लोग बंगाल की खाड़ी वाले हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोगों को जो बारिश होती है, बिहार में जो बारिश होती है किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है ना। तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए मान के चलिए कि यहाँ पर आपको क्या क्या कहते हैं, देते हुए बंगाल की खाड़ी आएगी, उसके बाद कलकत्ता के तट से, उसके बाद क्या कहते हैं गंगा नदी के तट से प्रवेश करते हुए हम लोग कहाँ पर, सबसे पहले किशनगंज, किशनगंज के बाद आपको कटिहार पूर्णिया होते हुए आपको खगड़िया बेगूसराय होते हुए पटना पहुंचती है ना। तो ये जो आपको बारिश होती है, अब देखिए 15 जून को क्या लिखा हुआ है, मध्य बिहार। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये बिहार का मैप है ना, ये बिहार का मैप दिखाई पड़ रहा है। और बिहार के मैप में जो मध्य बिहार में कह सकते हैं, जो पटना के आसपास कह सकते हैं 15 जून के आसपास दिखाई पड़ता है ना। और आप कह सकते हैं कि 11 से 12 तारीख को कह सकते हैं कि आपको शुरुआती क्या क्या एकदम किशनगंज के तट पर कह सकते हैं कि आपको 11 तक। इसका मतलब है कि इस बार पहले 4 से 5 दिन, इसका मतलब है कि पटना में कितने तारीख को लगभग बारिश होने की संभावना रहेगी, मानसून आने की संभावना हो सकता है कि लेट हो जाए आने में, हो सकता है कि अभी तो चल रही हो सकती है आर्द्रता ग्रहण करते करते, हो सकता है किसी वजह से लेट हो सकता है, लेकिन ज्यादा लेट नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए कि आपको दिखाई पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन कह सकते हैं कि पहले ले लीजिए, तो आपको 10 से 11 तारीख को पटना में
जरूर है कि बारिश होने की संभावना रहेगी। जो जिस क्षेत्र में रहते होंगे, जिस क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आप अपना देख सकते हैं कि कितने तारीख को बारिश हो रही है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये डाटा आपको करंट डाटा है 2025 का है ना, 25 मई 2025 का ये डाटा लिया गया है। इससे आप निकाल के देख सकते हैं कि आपके क्षेत्रों में बारिश कब होने की संभावना है। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आप ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, और ज्योग्राफी यदि नहीं पढ़े हैं तो ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। चलते हम लोग आगे पर बात करते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए टीम इंडिया का 37वां कप्तान किसे नियुक्त किया गया है ना। तो 37वां कप्तान हम लोगों का बना दिया गया। किसको बना दिया गया है? ये आप लोग तो आसान प्रश्न है आपके लिए है ना। तो क्रिकेट वाला तो लड़कों के लिए आसान रहता है, वही बार बार कहते हैं कि मान के चलिए गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ये क्या होता है, ये प्रश्न उसको अच्छा से याद करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए है कि सुमन गिल, आप लोग देखे होंगे, नाम देखे होंगे, सुमन गिल जो है टीम इंडिया का 37वां टेस्ट कप्तान बना दिया गया है ना। और महज लगभग वो 25 वर्ष के वर्तमान में है, तो कह सकते हैं कि कम उम्र के, कह सकते हैं कम उम्र के भारतीय कप्तान कह सकते हैं अभी वर्तमान तौर पर, है ना, कि वर्तमान कम उम्र के कप्तान है। वैसे उम्मीद था कि क्या कहते हैं जसप्रीत बुमराह को बनाया जाए, है ना, लेकिन बना दिया गया। आगे भविष्य को देखते हुए किसको बना दिया गया है? सुमन गिल को बना दिया गया है ना। तो सुमन गिल का प्रदर्शन हाल फिलहाल में ठीक ठाक ही प्रदर्शन रहा है, कप्तानी के तौर पर भी देखते हैं। यदि आप आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल में भी क्या करते हैं, गुजरात का अच्छा परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं कि कप्तानी उनका सही ठीक ठाक नहीं रहा है। इस वजह से क्या कहते हैं सभी को देखते हुए और आगे का प्रदर्शन का मान के चलिए आगे भविष्य को देखते हुए बार बार कप्तान चेंज करना उचित नहीं रहता है। तो आगे के भविष्य को देखते हुए जो है सुमन गिल को कप्तान बना दिया गया है ना। तो याद रखिएगा। और सुमन गिल के साथ साथ क्या कहते हैं आपको कुछ नए खिलाड़ी को भी इसमें मौका दिया गया, जैसे कि मान के चलिए कि एक खिलाड़ी आप देखते होंगे कि साई सुदर्शन। साई सुदर्शन वर्तमान में वैसे क्या कहते हैं ये रहने वाले हैं तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लेकिन यदि आप आईपीएल देखते होंगे तो आईपीएल में आपको किस टीम से खेलते हुए दिखाई पड़ते होंगे? ये गुजरात जायंट्स से ही दिखाई पड़ते होंगे, है ना। तो आपको गुजरात जायंट्स से ही दिखाई पड़ते होंगे और उसी का कप्तान है सुमन गिल भी है कप्तान। तो स्वाभाविक बात है जिस टीम के कप्तान रहेंगे तो उस टीम के खिलाड़ी स्वाभाविक बात है कि ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे भी परफॉर्मेंस इनका घरेलू प्रदर्शन देखा गया, तो घरेलू प्रदर्शन में क्या कहते हैं साई सुदर्शन का प्रदर्शन जो है अच्छा रहा। हम लोग एक नजर में देख लेते हैं कि इस बार जो टेस्ट टीम के लिए क्या कहते हैं किस किस को मान से लेके चुना गया, किसके लिए? इंग्लैंड के लिए, है ना। तो इंग्लैंड के लिए चुना गया तो कप्तान आपको याद ही होना चाहिए कि क्या है, सुमन गिल को चुना गया है ना। कहाँ चला गया पेन? चला, चलिए देख लेते हैं। सुमन गिल कप्तान है। ऋषभ पंत को क्या बनाया गया है? उप कप्तान बनाया गया है ना। ऋषभ पंत को उप कप्तान याद रखिएगा। यशस्वी जायसवाल आपको ओपनर के तौर पर रहेंगे, केएल राहुल रहेंगे, साई सुदर्शन रहेंगे। अब कौन ओपनिंग करेंगे वो तो देखा जाएगा, सभी तो यहाँ पर ओपनर ही दिखाई पड़ रहे हैं ना। उसके बाद साई सुदर्शन रहेगा। उसके बाद क्या कहते हैं आपको अभिमन्यु ईश्वरन दिखाई पड़ेंगे, ये आपको नए खिलाड़ी हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं क्या है, नए खिलाड़ी हैं, है ना, अभिमन्यु ईश्वरन। उसके बाद करुण नायर पहले भी खेल चुके हैं, ये क्या कहते हैं आपको करुण नायर देखने को मिलता होगा। अभी वर्तमान में दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, दिल्ली की तरफ से खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी ये सब आपको दिखाई पड़ खेलते हुए पहले से ही पुराने खिलाड़ी, अब तो पुराने कह सकते हैं लेकिन टेस्ट सब ये खेल चुके हैं। रविंद्र जडेजा रहेंगे, पुराने खिलाड़ी के तौर पर रहेंगे। ध्रुव जुरेल रहेंगे विकेट कीपर के तौर पर। वाशिंगटन सुंदर है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर रहेंगे, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप है, अर्शदीप है, कुलदीप यादव है ना। कुल मिलाकर कितने खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी। इसमें एक ही खिलाड़ी का कह सकते हैं कि नहीं चुना गया है, जो कि इंपोर्टेंट खिलाड़ी थे, लेकिन वो इस बार देखिएगा थोड़ा सा जो क्रिकेट यदि ज्यादा देखते होंगे तो एक खिलाड़ी का प्रदर्शन, घरेलू प्रदर्शन कह सकते हैं अच्छा रहा है, आईपीएल में प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन वही बात होती है कुछ ना कुछ राजनीति होती है जिसकी वजह से उसको नहीं चुना गया है। और वो खिलाड़ी कौन सा है? आपको कौन सा खिलाड़ी है? उनका नाम तो नहीं, श्रेयस अय्यर आप कह सकते हैं, ठीक है। श्रेयस अय्यर का नाम इसमें रहना चाहिए था, लेकिन श्रेयस अय्यर का नाम इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो श्रेयस अय्यर का आप कह सकते हैं कि जिसमें रहा प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन आईपीएल में भी देखते हैं तो उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी देखते हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उन लोगों को भी चुना गया है, लेकिन श्रेयस अय्यर को नहीं चुनती। इसका मतलब है कुछ ना कुछ क्या हो रही है, राजनीति चलती है सभी जगह, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जर्मनी के, ठीक है, सुहल में, ठीक है, कौन सा है? ISSF, है ना। तो इसमें देखिए जूनियर वाला जो है यहाँ पर मैच हो रहा है, तो जूनियर विश्व कप हो रहा है। तो जूनियर विश्व कप में जो है भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने पहला है खास करके, तो याद रखिएगा किसके द्वारा जीता गया है? कनक के द्वारा जीता गया है। और ये कहाँ पर हो रहा है? जर्मनी के सुहल में हो रहा है। ये कौन सा है? ISSF, है ना। तो ये जो है शूटिंग वाला प्रतियोगिता होती है, क्या होती है? शूटिंग प्रतियोगिता होती है। ये कनक जो है जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ISSF जो है आपको क्या कहते हैं जूनियर विश्व कप में जो है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक ये जीती है ना। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि इसका मतलब 10 मीटर पिस्टल है, तो इसका मतलब क्या है? ये शूटिंग प्रतियोगिता है ना।
तो इसमें जो है ये 10 मीटर में क्या कहते हैं, ये प्रतियोगिता में ये जीती है, क्या जीती है, स्वर्ण पदक जीती है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है कनक, और इन्हीं के द्वारा जो है जूनियर वाला में क्या जीता गया है, 10 मीटर वाला में क्या गोल्ड मेडल जीता गया है ना। तो हम लोग आज लगभग क्या कहते हैं जो करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था इतना ही था। हम लोग पिछले वीडियो का प्रश्न देख लेते हैं। पिछले वीडियो का क्या प्रश्न था कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, तो किस राज्य को, तो आप लोगों को बताए थे है ना। तो ये आसान आप लोगों के लिए है, कौन सा राज्य होगा, मिजोरम होगा, है ना। आसान सा क्वेश्चन है कि मिजोरम इसका आंसर बनेगा। इस तरह से आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि जितना भी प्रश्न आपको करवा चुके हैं, तो इस तरह से देखिए हम वो आपको वन लीनियर देते हैं, लेकिन जब आपको परीक्षा रहेगा तो परीक्षा में आपको क्या दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो जब वन लीनियर आपको याद रहेगा तो 4 ऑप्शन तो आसानी से याद रहेगा, है ना। इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो ऑप्शन क्या कहते हैं आपको परीक्षा में मिलेगा, तो ऑप्शन आपको आसानी से बनेगा। वैसे आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे, जब परीक्षा होगा तो उस वक्त आपको कुछ प्रश्न दे देंगे, मान के चलिए लगभग 150-200 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा वो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे होगा कि आपका कितना याद है वो भी आपको एक बार याद हो जाएगा, है ना। दोहराया चल जाएगा तो याद हो जाएगा। चलिए आज का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, और आज का प्रश्न जो है आसान प्रश्न है, आज के वीडियो से ही है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कर्नाटक सोप्स एंड क्या है, डिटर्जेंट, है ना, सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, इसका प्रश्न का जवाब आपको कहां पर देना है, इसके प्रश्न के बारे में आपको चित्र के साथ अच्छे से बता चुके हैं। तो आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है ना। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, थोड़ा सा इधर उधर शेयर कर देना है ना। जो भी ग्रुप आप चलाते होंगे उस ग्रुप में क्या करना है, शेयर करना है। करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ भी मान के चलिए कि जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। यदि जोड़ते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, है ना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।